हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जीबीटी टैट के जितने भी हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले साइकोलॉजी सेक्शन। ये जो पेपर मैंने लिया है ये अभी जुलाई 2021 में हुआ था जीबीटी टैट। तो डिस्कस करेंगे हम साइकोलॉजी सेक्शन सबसे पहले, और कुछ इस तरह से डिस्कस करेंगे कि ये सबके लिए हेल्पफुल रहेगा, वो चाहे जेबीटी टीजीटी जो भी है, क्योंकि साइकोलॉजी सब में आती है और कॉमन रहती है, तो सबको हेल्प मिलेगी। और साथ ही साथ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो कि आते हैं पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं अपना साइकोलॉजी का सेक्शन। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है कि प्रोपाउंडर ऑफ इंसाइट थियोरी ऑफ लर्निंग, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इंसाइट थियोरी किसने दी थी? कोहलर ने। कोहलर एक साइकोलॉजिस्ट थे जो कि गेस्टाल्टवादी थे, जो गेस्टाल्टिज्म को फॉलो करते थे कोहलर। और उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था और एक चिंपैंजी इन्होंने लिया था, उसको पिंजरे में बंद किया था। उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान, काफ़ी इम्पोर्टेंट नेम है। तो उसको एक पिंजरे में बंद किया था और वहाँ पर उन्होंने क्या किया था कि ऊपर कुछ वहाँ पर केले उन्होंने ऐसे लटका दिए थे, ऊपर हैंग किए थे कुछ बनानास। तो उस चिंपैंजी को वो ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि ये चिंपैंजी ये बनाना को कैसे ले पाएगा। और उन्होंने साथ में पिंजरे के अंदर बॉक्स रखे थे और कुछ दो स्टिक रखे थे, उन्होंने दो ऐसे डंडे रखे थे उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि कुछ टाइम बाद जो चिंपैंजी था उसको आइडिया आया, उसने एकदम से उसको आइडिया आया और उसने क्या किया कि वो दो स्टिक्स को ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे जोड़ दिया और एक लंबी सी स्टिक बन गई। और वो चिंपैंजी इसके बॉक्स के ऊपर आ गया और उसने वो बनानास को तोड़ दिया वहाँ से। तो इस तरह से उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि किसी के भी अंदर, पर्सन के अंदर जो इंसाइट है उसकी, वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस चीज़ से निकालता है? अपनी सूझबूझ से। तो ये चीज़ वो मानते थे, इसी को उन्होंने क्या कहा था? इंसाइट थ्योरी। तो बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी पर्सनैलिटी टाइप्स आर मैंशनड बाय क्रेशनर। तो क्रेचनर जो हिंदी में दिया है, उन्होंने कितने तरह के व्यक्तित्व बताए थे? तो इसका आंसर होगा 3। उन्होंने 3 तरह के बताए थे, जिनमें से सबसे पहला टाइप था पिकनिक। पिकनिक, ओके। और पिकनिक में उन्होंने कहा था कि ये इस कैटेगरी में इस तरह के लोग आते हैं जो कि कैसे होते हैं? फैटी, जो ऐसे मोटे मोटे से लोग होते हैं, फैट फैट टाइप्स, ठीक है। और वो कैसे होते हैं? उनका जो फिज़िक होता है, उनकी जो बॉडी होती है वो फैटी होती है, गोल मोल से लोग होते हैं। और साथ में वो कैसे होते हैं? सोशिएबल होते हैं, मतलब वो अपने सोसाइटी में अपने समाज के साथ उनका अच्छी बातचीत तालमेल रहता है। तो इस तरह के लोग पिकनिक कैटेगरी में आते हैं। सेकंड उन्होंने बताई थी एथलेटिक। सेकंड जो उन्होंने बताया था पर्सनैलिटी टाइप, एथलेटिक। एथलेटिक में उन्होंने कहा इसमें इस तरह के लोग आते हैं जो हेल्दी होते हैं, फिट होते हैं, और ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले, एकदम फिट से लोग होते हैं ये। और ये जो लोग होते हैं एनर्जेटिक होते हैं, इनमें काफ़ी ऊर्जा, एनर्जी होती है, और साथ में ये ऑप्टिमिस्ट होते हैं, मींस आशावादी ये लोग रहते हैं जो एथलेटिक पर्सनैलिटी के होते हैं। थर्ड पर्सनैलिटी की बात करें हम, थर्ड टाइप की थी एस्थेनिक। एस्थेनिक में इन्होंने कहा कि इस पर्सनैलिटी में वो लोग होते हैं जो टॉल होते हैं, थिन होते हैं। इस तरह के लोग इस कैटेगरी में आते हैं। और ये लोग कैसे होते हैं? शाय, शर्मीले होते हैं, और ज़्यादा ये अपने मेल जोल नहीं रखते हैं लोगों के साथ, अपने आप में रहना इनको पसंद होता है, इस तरह के लोग। तो ये बात की थी क्रेशनर ने। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, किसी भी पर्सनैलिटी टाइप का आपको नाम दे दिया कि बताओ इस पर्सनैलिटी में इन लोगों कैसे होते हैं ये लोग। तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्रिएटिविटी इज़ डिफाइंड बाय। तो सृजनात्मकता, उसकी पहचान क्या होती है? न्यू रिजल्ट, कुछ नया बनाना, उसी को क्रिएटिविटी कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हु सेड दिस क्रिएटिविटी इज़ इसेंशियली फाउंड इन द न्यू कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन। तो ये एक डेफिनेशन है, ये किसने कही थी कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है? तो इसका आंसर होगा ए, जेम्स ड्रिवर। तो ये, अब ये चीज़ आपको याद रखना है कि जब भी ये नेम आएगा जेम्स ड्रिवर, हमेशा
ये इन्होंने बात की थी क्रिएटिविटी की। ठीक है, तो आप हमेशा जब भी ये नेम आएगा तो जेम्स रिवर इज़ द आंसर। क्रिएटिविटी में हमेशा जेम्स रिवर का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखें, हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ लर्निंग रूल्स। अधिगम के नियमों का प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। लर्निंग रूल्स दिए थे थॉर्नडाइक ने, कौन कौन से? एक था लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का सिद्धांत, और दूसरा था लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का सिद्धांत, और तीसरा दिया था थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का सिद्धांत। ठीक है, ये 3 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज़ लोअर देन देयर क्रोनोलॉजिकल एज आर नोन एज। तो ऐसे बच्चे जिनकी मेंटल एज, जिनकी मानसिक आयु उनकी अपनी एक्चुअल एज से कम होती है, वो कौन से चिल्ड्रन होते हैं? वो रिटार्डेड, ठीक है, मंदित बालक जिनको कहते हैं हम, वो होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव चिल्ड्रेन कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। तो ये बात किसने कही थी कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं? ये कहा था पियाजे ने। ठीक है, जो कि एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। वो एक जिन उन्होंने बात की थी कि कैसे बच्चा उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही थी कि बच्चा जो होता है लिटिल साइंटिस्ट होता है, वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है, खुद वो अपनी नॉलेज को बनाता है। ये बात काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रख सकते हो, ये पियाजे ने कही थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, व्हाट इज़ द IQ ऑफ अ चाइल्ड हुज मेंटल एज इज़ इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज। तो अब देखो यहाँ पर आपको निकालना आना चाहिए IQ। कैसे निकालते हैं हम? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे को कहा है कि एक बच्चा ऐसा है, उसकी मानसिक आयु और काल अनुक्रमिक आयु बराबर है। मतलब अगर मान लो उसकी मेंटल एज 20 है और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज भी 20 है, तो हमें बताना है कि उसका IQ रेंज क्या होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 का क्या बच गया? 100। तो आंसर क्या होगा? 100। इसका मतलब उसकी IQ रेंज क्या है? 100। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। The stage in which a child begins to think logically about objects and events is known as। तो जिसमें बच्चा किसी घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, वो लॉजिक्स लगाना शुरू करता है, उस स्टेज को कॉन्क्रीट, ऑपरेशनल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो किसने दी थी? पियाजे। ये 4 स्टेजेस किसने दी थी? पियाजे ने। ठीक है, ये भी याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज प्रोपाउंड बाय। तो ये किसने दिया था? किंडरगार्टन सिस्टम दिया था फ्रोबेल ने। ओके, ये याद रखना है, किंडरगार्टन सिस्टम दिया था फ्रोबेल ने। और मैं आपको सभी आगे करवाऊंगी। किंडरगार्टन सिस्टम किसने दिया था? प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था? ये सब मैं आपको एक वीडियो में सारे इम्पॉर्टेंट मेथड्स आपको मैं करवाऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हुज डेफिनेशन इज दिस। द साइकोलॉजी इज़ द मोस्ट बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था स्किनर ने। सो राइट आंसर विल बी स्किनर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ये सब डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस भी याद करनी है। नेक्स्ट की बात करें, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ हेल्पफुल इन। एजुकेशनल साइकोलॉजी फुल इन एजुकेशनल साइकोलॉजी जो शिक्षा मनोविज्ञान है, वो किस चीज़ में सहायक होता है? ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है, उससे बच्चे का पूर्ण सर्वांगीण विकास होता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। तो मैंने आपको ऑलरेडी मेथड्स करवाए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट साइकोलॉजी की देख सकते हो। सबसे पहला जो लेक्चर है उसमें मैंने ये मेथड्स करवाए हैं। तो जो साइंटिफिक, जो
वैज्ञानिक एक तरह का मेथड होता है, वैज्ञानिक विधि वाला, वो कौन सा मेथड होता है? एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम एक तरह के कंट्रोल एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आप वहाँ जाकर ये समझ सकते हो मेथड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी स्टेजेस एरिक्सन डिस्क्राइब्ड इन साइको सोशल डेवलपमेंट। तो एरिक्सन जो थे उन्होंने एक थियोरी दी थी साइको सोशल डेवलपमेंट की, और उसमें बात की थी उन्होंने कि 8 स्टेजेस होती है ह्यूमन की लाइफ में। तो वो सब स्टेजेस के बारे में बात की है, इसको अलग से वीडियो समझेंगे हम पूरी थियोरी को अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, आर जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ। हमारे जो जीन होते हैं, जो हमारे ट्रेड्स को आगे लेकर जाते हैं, वो किस चीज़ से बने होते हैं? डीएनए। डीएनए एक तरह का प्रोटीन होता है। तो बात कर लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 में हमें कहा है कि ईच एग सेल हैज़ अ क्रोमोसोम। प्रत्येक अंडा कोशिका में गुणसूत्र होता है। अब देखो क्या होता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। पेयर्स है मतलब टोटल कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम। तो उसमें क्या होता है कि एक क्रोमोसोम जो होता है वो डिफरेंट होता है। वो कौन सा? वो मेल में होता है। देखो मेल और फीमेल में क्या होता है कि मेल में होते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम, और फीमेल में होते हैं एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम। और ये जो वाई क्रोमोसोम होता है ये डिपेंड होता है कि मेल होगा या फीमेल, जो भी बेबी होगा वो मेल होगा या फीमेल, बॉय और सन, ये डिपेंड करता है वाई पर। तो होता क्या है, जब फर्टिलाइजेशन होती है, जब मेटिंग होती है, तो उसमें क्या होता है कि जब एक्स, मेल का एक्स और फीमेल का एक्स मिलते हैं तो एक्स एक्स क्रोमोसोम का पेयर आता है। इट मीन्स एक्स एक्स है तो मतलब गर्ल है, वो फीमेल है। ठीक है, उसमें अगर एक्स 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 क्रोमोसोम्स है। और अगर बाय द वे यहाँ पर मेटिंग के टाइम क्रोमोसोम मेल का एक्स, सॉरी मेल का वाई एंड फीमेल का एक्स मिले, एक्स और वाई, तो क्या होगा? वो बेबी बॉय। क्लियर? तो ऐसा ही कुछ होता है। तो इट मीन्स जितने भी क्रोमोसोम होते हैं एक्स तो उनमें कॉमन रहता ही रहता है, बस वाई डिफरेंट होता है, वो भी मेल के केस में। ओके, तो आंसर क्या होगा कि हर एक प्रत्येक अंडा कोशिका में, एग सेल में एक्स क्रोमोसोम होगा ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को हम देखें, डेलिक्वेंसी इज ऑफन एसोसिएटेड विथ। जो डेलिक्वेंसी होती है उसको किससे जोड़ा जाता है? लो पेरेंटल सपोर्ट, माता पिता की कम सहायता से, या फिर इनअप्रोप्रिएट डिसिप्लिन, अनुचित अनुशासन से, फैमिली डिस्कॉर्ड, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जब तीनों चीज़ें ये होगी, अब किसी का एनवायरनमेंट, किसी कोई अपने इधर आसपास बचपन से लेकर कुछ ऐसी चीज़ें देख रहा है, तो उससे क्या होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। और ये किस चीज़ को रिजल्ट करता है? डेलिक्वेंसी या फिर कोई अपराध। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, प्री नेटल डेवलपमेंट इज कॉमनली डिवाइडेड इनटू द मेन पीरियड्स कॉल्ड। प्री नेटल, प्री नेटल मीन्स पैदा होने से पहले, जब बच्चा क्या होता है, वूम में होता है, उस टाइम की ये बात है। तो उस टाइम कौन कौन से पीरियड्स होते हैं? जर्मिनल भी होता है, एम्ब्रियोनिक भी होता है और फीटल, ये तीनों होते हैं। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं अब हम। द प्रोसेस ऑफ डैश इज इम्पॉर्टेंट इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो किस चीज़ की प्रोसेस होना ज़रूरी है किसी के व्यक्तित्व के विकास के लिए? वो है आइडेंटिफिकेशन, पहचान। क्योंकि अगर हमें पहचान होगी किसी चीज़ की, हमने कोई एक्सपीरियंस अगर कुछ चीज़ पहले की है, तो हमें आगे पता लगता है कि ठीक है, हम ये पहले देख चुके हैं इस सिचुएशन को, तो अब हमें इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करना है। तो हमें वो एक्सपीरियंस हो जाता है, उसी को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। Now let's talk about question number 20. Question number 20 में Skinner conducted his studies on following. तो स्किनर ने अपनी स्टडीज़ किस पर की थी? रैट्स पर और पिजन, इन दोनों पर की थी। तो राइट आंसर होगा ए और बी। स्किनर वही है जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग दी है, ठीक है, और स्किनर ने लर्निंग थियरीज भी दी है, तो ये याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है, इन ऑपरेशनल कंडीशनिंग द प्रोसीजर ऑफ नॉट रीइंफोर्सिंग अ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। तो जो ऑपरेशनल कंडीशनिंग है उसमें क्या होता है
कि यही स्किनर ने जो दी थी, उसने उसमें रैट को बंद किया था और रैट को वो रीइंफोर्समेंट दिए जा रहा था, कुछ ना कुछ प्रलोभन दिए जा रहा था, जिससे वो रैट रिस्पॉन्स कर रहा था। ठीक है, जब वो रीइंफोर्समेंट देना बंद कर देता है, पुनर्बलन जब वो नहीं देता है, तो क्या होता है कि उसका रिएक्शन बंद हो जाता है, मीन्स एक्सटिंक्शन हो जाती है उसमें, मतलब विलुप्त हो जाता है वो। तो राइट आंसर होगा एक्सटिंक्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी में कौन कौन सी स्टेजेस होती है? सेंसरी भी होती है, शॉर्ट टर्म भी होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं, द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी। देखो, मेमोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, मेमोरी एक पूरा चैप्टर है और इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है सब कुछ। तो इसको भी आप प्लीज़ प्रिपेयर करके जाना अपनी टैट के लिए, और एज वेल एज कमीशन जो भी है सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। 23 हम देखें तो हमें कहा है कि स्मरण प्रक्रिया की पहली अवस्था, फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? तो वो होती है एनकोडिंग। पहले हम कोई चीज़ को देखते हैं और उस चीज़ से हम उसको एनकोड करते हैं, वो मैसेज हमारे ब्रेन तक जाता है कि ठीक है ये चीज़ ऐसी है, इसमें ये हमें दिख रहा है, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक एनिमल होगा या फिर ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो पहला स्टेज होता है एनकोडिंग का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी। जब आधी या फिर पूरी तरह से जब स्मरण हम खो देते हैं, स्मरण शक्ति को, मेमोरी ख़त्म हो जाती है, तो उसको कहते हैं डिसऑर्डर होता है, ये एक एमनेशिया इसको कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो आपको पता है मेमोरी में 3 स्टेजेस आती है। सबसे पहले होती है सेंसरी, फिर होती है शॉर्ट टर्म, और फिर उसके बाद आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इसमें जो सेंसरी मेमोरी होती है उसका ड्यूरेशन रहता है आपका 0.5 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड्स तक। ठीक है, सबसे कम सेंसरी मेमोरी का ड्यूरेशन होता है। उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी का ड्यूरेशन रहता है आपका 20 सेकेंड और 25 टू 30 सेकेंड्स रहता है। और फिर हम बात करें लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो परमानेंट मेमोरी है। अगर हम बार बार कोई चीज़ को उस चीज़ को याद कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी फिर परमानेंट हो जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द मेंटल एक्टिविटीज़ इज़ इन्वॉल्व इन थिंकिंग। तो सोचने में क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है? रीजनिंग, इन्फेरिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग। मीन्स कोई निष्कर्ष निकालना, अमूर्त प्रक्रिया, या तर्क वितर्क, या सब। तो ये सभी होते हैं, क्योंकि हम इन तीनों चीज़ों में अपने माइंड का यूज़ करते हैं, रीजनिंग के लिए भी, या फिर हमें कुछ अमूर्त तरीके से, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मीन्स कुछ इमेजिन करके सोचनी है चीज़ उसमें भी, और कोई हमें कंक्लूजन निकालना है, किसी चीज़ को समझना है, उसके लिए भी। इन तीनों चीज़ों के लिए हम माइंड का यूज़ करते हैं, मीन्स मेंटल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। उसके बाद 27 है, मेंटली रिटार्डेड पीपल हैव द IQ रेंजिंग फ्रॉम 25 to 39 आर नोन एज। तो ऐसे मंद बुद्धि वाले लोग जिनका बुद्धि लब्धि स्तर 25 और 39 के बीच होता है, उनको क्या कहते हैं? उनको सीवियो मेंटली रिटार्डेड कहते हैं, या फिर गंभीर मंद बुद्धि वाले। तो जो ये IQ रेंज है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैंने कभी नहीं देखा है कि इससे क्वेश्चन नहीं आया कभी किसी टीचिंग एग्जाम में। तो ये IQ रेंज भी आपको याद होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले दिया है माइल्ड मेंटली रिटार्डेड। माइल्ड मतलब हल्की, तो इनकी रेंज रहती है 50 से 70 तक। और उसके बाद है मॉडरेट जो होते हैं मध्यम, उनकी रेंज रहती है 35 से 50 तक। और उसके बाद है सीवियो मीन्स गंभीर मंदबुद्धि वाले, उनकी रेंज रहती है 25 से 39। और जो लास्ट आते हैं प्रोफाउंड या फिर अति गंभीर, वो होते हैं बिलो 20 से कम वाले IQ वाले, वो इस रेंज में इस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, हु प्रपोंडेड द प्रोजेक्टिव मेथड। प्रोजेक्टिव मेथड किसने दिया है? किल पैट्रिक ने। ठीक है, P फॉर प्रोजेक्टिव और P फॉर पैट्रिक, कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ एंटीसिपेटरी थियोरी ऑफ प्ले। पूर्व अभिनय खेल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो इसका आंसर, वैसे आंसर की में तो ये दिया है फर्स्ट वन, बट मेल ब्रांच, बट एक्चुअल में इसका आंसर है कार्ल ग्रूस। जो आप बुक्स वगैरह में देखोगे तो यही आंसर है, कार्ल ग्रूस, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, हु सेड टू चिल्ड्रन हैव
नो कॉमन एबिलिटीज़। ये किसने कहा था कि दो बालकों में समान योग्यता नहीं होती? तो ये हरलॉक ने कहा था। ये हमारा साइकोलॉजी का सेक्शन यहाँ पर ख़त्म हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा और कुछ आपको एक्स्ट्रा जानने को भी मिला होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।